गुड डे मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने परिवार समेत सुकुशल होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारा आज का जो सेशन है वो हेल्थ के ऊपर बेस्ड है। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम डिस्कशन करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में, और साथ ही साथ आपकी कुछ पर्सनल हेल्थ केयर से अलावा आपकी जो पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम है यानी कि हेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके बारे में। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेसिकली वो है हमारा रेस्पिरेटरी हेल्थ, यानी कि आपकी श्वसन प्रणाली के संबंधित। दोस्तों, ये जो आज का सेशन है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको ये चीज पता लगेगी कि कैसे आपकी जो श्वसन संबंधित समस्याएं हैं बेसिकली वो मेजरली आज के टाइम पे क्या है, और कितने लोग उससे सफर कर रहे हैं, उनके क्या क्या मुख्य कारण हैं और उनके क्या क्या लक्षण हैं, और किस तरह से हम एल्टॉस के माध्यम से हमारी जो श्वसन संबंधित समस्याएं हैं उनका जो है समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है वो है हमारा हेयर फॉल के ऊपर। बेसिकली इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हेयर लॉस क्या होता है और ये क्यों होता है, इसके क्या क्या रीजंस हैं। जैसे कि अभी वेदर चेंज हुआ है तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि उनका हेयर फॉल हो रहा है, उनके बाल जो है वो बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। आज हम वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मुख्य रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी जो हेयर फॉल है वो हो रही है और वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, उसके रीजंस। और एल्टॉस के ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी जो हेयर फॉल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों, रेस्पिरेटरी हेल्थ। बेसिकली दोस्तों, रेस्पिरेटरी हेल्थ क्या होती है? ये एक ऐसी डिजीज है, ये ऐसी समस्याएं हैं जो कि हमारे एयरवेज के थ्रू होती हैं। दोस्तों, ब्रीदिंग की जब हम बात करते हैं, मेजरली ब्रीदिंग क्या होती है? सांस लेना। तो वो ऐसी टर्म जो मतलब हमारे सांस लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की उस सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन बेसिकली ब्रीदिंग का ही एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बॉडी सेल्स। इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमारी जो मतलब बॉडी है वो सांस लेती है और छोड़ती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो मतलब पूरा प्रोसेस है। बिकॉज जो भी हम सांस लेते हैं वो हम एनवायरनमेंट के थ्रू लेते हैं। तो इन्वायरमेंट से जो भी हम सांस लेते हैं और फिर उसके बदले में जो भी हम लोग मतलब छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि ब्रीदिंग। जो कि आपका आम अगर दिन की बात करें तो सांस लेना, इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन। दोस्तों, बेसिकली जो हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसमें जो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है वो आते हैं हमारे लंग्स, यानी कि हमारे फेफड़े। तो इनका जो मतलब हमारे लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, इनका साफ होना, इनका प्रॉपर वे से वर्किंग करना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के थ्रू जो भी हमने सांस लेनी है या हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारी प्यूरिफाई होके हमारे तक पहुंचती है। बेसिकली लंग्स जो है वो हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर पार्ट है जो कि इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारा योगदान देते हैं। दोस्तों, अगर हम बेसिकली बात करें रेस्पिरेटरी से संबंधित समस्याओं की, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन प्रणाली में किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम होता है तो हम उनसे हमें क्या क्या बीमारियां जो है वो लगती हैं। तो सबसे मेजरली जो दो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे लोग सफर करते हैं वो है एस्थमा और ब्रोंकाइटिस। और दोस्तों, हमें से बहुत से लोगों को ये चीज पता नहीं होगी कि जो एस्थमा यानी कि दमा की समस्या है वो बहुत ज्यादा कॉमन है आज के टाइम पे। अप्रोक्सीमेटली अगर हम ऑन द होल वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अस्थमा से की शिकायत है, यानी कि वो दमे के मरीज हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों के केस में जो अस्थमा है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि मतलब किड्स में ये चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है। दो ये हर एक एज ग्रुप की प्रॉब्लम है, यानी कि किसी भी उम्र के व्यक्ति को अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है।
और जिस तरह का आज का हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा वातावरण है, जिसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो उस केस में जो अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ चुकी हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 30 करोड़ लोग ऐसे हैं वर्ल्ड वाइड जो कि अस्थमा के पेशेंट्स हैं। सो बात करते हैं जब एज ग्रुप की, तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ जो है वो बच्चों में कॉमन पाई जाती है। दो हर उम्र के व्यक्ति हैं जो इसका मतलब इससे सफर करते हैं, बट सबसे ज्यादा अगेन जो मतलब पाया जाते हैं केसेस, वो पाए जाते हैं हमारे मतलब बच्चों में। दोस्तों बेसिकली अस्थमा होता क्या है? जैसे कि हमारा एयरवेज होता है, मींस जिससे हमारी ऑक्सीजन आती है और उसी के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, मींस सांस छोड़ना जिसको बोलते हैं। तो वो जो हमारा एयरवे मतलब होता है जिसके थ्रू मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है, तो उसके अंदर क्या है, इन्फ्लामेशन आ जाती है। बेसिकली वो एक सर्कल के तरह में राउंड गोल स्ट्रक्चर होती है, गोल एयरवेज की पाइप होती है जिसके थ्रू हमारी ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं। तो उस सब में क्या होता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है। तो वो जो सरफेस एरिया होता है जिसके थ्रू सांस आती है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। तो जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो उनको मतलब हर चीज में इजीनेस फील होती है, जब वो सांस लेते हैं उनको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। बट जब उस एयर वे उस पाथ में इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उस बंदे को सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि वो उसका जो एयर पैसेज है जिसके थ्रू एयर आनी है, ऑक्सीजन आनी है, वो सूजन की वजह से धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। दोस्तों एस्थमा का और ब्रोंकाइटिस का ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस है। दोनों के केस में क्या होता है कि जो हमारा एयरवे है वो इन्फ्लामेशन उसमें होने की वजह से, उसमें सूजन आने की वजह से वो बहुत ज्यादा नैरो यानी कि बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करता है। म्यूकस मतलब हमारा व्हाइट कलर का बेसिकली एक फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से उसमें जो म्यूकस है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है। और जब म्यूकस ज्यादा होने लग जाता है और साथ ही साथ वो सांस लेने की जो जगह है वो भी मतलब उसमें एयरवेज में कम हो जाती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इस तरह से लोगों को अस्थमा की शिकायत होती है या फिर ब्रोंकाइटिस की शिकायत होती है। दोस्तों इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है, जब आपकी इन्फ्लामेशन स्टार्ट होती है यानी कि उस एयर वे में सूजन होनी स्टार्ट होती है, तो उसी समय अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपको सांस चढ़ रही है, आप इवन थोड़ा सा चल भी रहे हो तो भी आपको सांस चढ़ रही है, तो आप इस चीज को सीरियसली लें, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लामेशन बढ़ती जाएगी, दोस्तों देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लामेशन है या फिर इन्फ्लामेशन हो रही है, हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इन्फ्लेमेशन बट ऑब्वियस है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि धीरे धीरे उसमें इंक्रीज आता जाएगा। तो जैसे जैसे ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये जो सूजन है बढ़ेगी, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम का रूप लेती है। तो जैसे जैसे मतलब कह लो कि आपकी जो स्पेस है वो कम होती जाती है एयरवेज की, उतनी ही मतलब कम आपको सांस आती है। तो दोस्तों अगर आपको सांस आपकी इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं बेसिकली, वो नहीं होगा, तो उस केस में जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में पहुंचने लगते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है, जब हम स्टिल उसका मतलब इस स्टेज पे पहुंच के हम उसका क्योर नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली उस पर्सन की जो है वो डेथ होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और उस स्टेज पे आके मोस्टली पेशेंट की जो डेथ है वो हो भी जाती है। बिकॉज दोस्तों अगर हमारी बॉडी गैसियस एक्सचेंज कर रही है, हम सरवाइव करते हैं बिकॉज हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। जब आपकी बॉडी ऑक्सीजन उसको ले ही नहीं पाएगी, तो हमारी बॉडी का जो सर्वाइवल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों जिन लोगों को भी एस्थमा या ब्रोंकाइटिस, ये दो तरह की समस्याएं हैं, उनका क्या है, उनको मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आती है हर चीज करने में। मीन्स अगर वो थोड़ा सा चलते हैं या इवन थोड़ा नीचे की तरफ झुकते हैं, बेंड भी होते हैं, तो भी उनको जो सांस है वो बहुत ज्यादा, उनकी सांस जो है वो फूलने लगती है। सो ऐसे केस में कोई भी चीज परफॉर्म कर पाना, कोई भी काम कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
उन स्टेज के लिए। एंड दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक तरह से किस तरह जज कर सकते हो कि आपको एस्थमा का प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रात को सो रहे हैं, मीन्स जनरली हम लोग जब नींद लेते हैं तो कभी कभी हमें कफ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आज एस्थमा का पेशेंट है या फिर ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, तो अगर वो रात को सो रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है और खांसी बंद नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनको नींद भी नहीं आ रही है, इतना खांसी हो रहा है कि उनकी जो नींद है वो भी हैम्पर हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है बेसिकली। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है जिससे हम खुद इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम एस्थमा के पेशेंट हैं या फिर नहीं। अगर आपको बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, बहुत ज्यादा खांसी हो रही है और आपको रात को आपकी नींद टूट रही है, आप दोबारा सो नहीं पा रहे हो, तो दोस्तों ये आपका एस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस का एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है, जिससे आप खुद भी इस चीज को जज कर सकते हो कि आप खुद कहीं एस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस के शिकार तो नहीं हैं। देन दोस्तों अगेन ब्रोंकाइटिस, जैसे कि मैंने बताया सेम इसमें भी क्या है, जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है। दोस्तों ब्रोंकियल ट्यूब वो होते हैं जो कि मतलब हमारे एयर कैरी करते हैं, मीन्स जिनके जो ऑक्सीजन जो है वो मतलब हमारी बॉडी में जाती है, हमारे लंग्स तक पहुंचती है। इसमें भी दोस्तों अगेन आपको बहुत ज्यादा खांसी होती है, आपका जो म्यूकस है यानी कि बलगम बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, वो बनने लगती है बहुत गाढ़ी। आपका जो म्यूकस है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और आपकी सांस फूलने लगती है। ये दो जो मेजर कंसर्न है आज के टाइम पे हमारे श्वसन संबंधित श्वसन प्रणाली के संबंधित समस्याओं की, वो यही है, एक है एस्थमा और दूसरा है ब्रोंकाइटिस। सो इस चीज को जरूर सीरियसली लें। अगर आपको आसपास भी ऐसा लगता है कि हमारे सराउंडिंग्स में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको एस्थमा की या फिर ब्रोंकाइटिस की समस्या हो सकती है, ये नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि मतलब हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कोई भी काम करते हैं या फिर थोड़ा सा ज्यादा तेज चल लेते हैं या दौड़ते हैं, उनकी सांस बहुत ज्यादा फूलने लगती है। तो दिस माइट बी अ रीजन, ये एक कॉज हो सकता है कि शायद आपको ये इशारा मिल रहा है कि आपको भी एस्थमा होने की चांसेस हैं या फिर ब्रोंकाइटिस होने की संभावनाएं हैं। मेक श्योर अगर आपको ऐसा कोई भी इनिशियल सिम्टम नजर आता है आपकी बॉडी के अंदर या फिर अपने सराउंडिंग्स में, तो इस चीज के ऊपर जरूर फोकस करें। और यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जो भी व्यक्ति आपको अगर श्वसन संबंधित समस्या है किसी भी प्रकार की, तो अपने नोज को और अपने माउथ को बचा के रखें। मींस जैसे कि आज के टाइम पे मास्क हमारे लिए कंपलसरी है, हमारी नीड बन चुका है ड्यू टू कोरोना वायरस। बट अगेन उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो रेस्पिरेटरी डिजीज का शिकार है, यानी कि जो श्वसन संबंधित समस्या से ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, उनके लिए जो मास्क है बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए। बिकॉज दोस्तों अगर किसी भी तरह की डस्ट पार्टिकल या फिर किसी भी तरह का पॉल्यूटेंट हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हमारे विंड पाइप में जाता है, हमारे लंग्स में पहुंचता है, वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है। और अगर ऐसे पेशेंट को किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो जाती है, तो उस केस में उसकी जो कंडीशन है वो और ज्यादा वर्स हो जाती है, मीन्स और ज्यादा खराब हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी मतलब इस प्रॉब्लम से आप कोई भी अगर सफर कर रहा है, तो अपने आप को हर तरह की डस्ट से, दोस्तों डस्ट आपके घर पे भी हो सकती है, इट्स नॉट ए मतलब कंपल्सरी कि आप बाहर जा रहे हो तो ही आपको डस्ट है। बहुत से लोग हैं हम में से ऐसे हैं जिनको डस्ट एलर्जी भी है। अगर आप थोड़ा सा भी मिट्टी आपके आसपास होते हैं या फिर कोई भी इन्वायरमेंट में आप जा रहे हो, तो आपको सडनली छींकें आती हैं, कुछ भी है ऐसा, दैट इज अ साइन कि आपको किसी ना किसी तरह की डस्ट एलर्जी है। अपने घर पे और अपने बाहर भी इन चीजों का ध्यान रखें। अपने नोज को, अपने माउथ को, अपने फेस को जरूर कवर करके रखें, स्पेशली वो लोग जो रेस्पिरेटरी डिजीज से जूझ रहे हैं। अब बात करते हैं इनके सिम्टम्स की, यानी कि क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जिनसे आपको पता लग सकता है कि आपको रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन से संबंधित किसी भी तरह की समस्या है। उसमें सबसे पहला जो सिम्टम है दोस्तों वो है कफ,
यानी कि रेगुलर बेसिस पे लगातार खांसी होना, और इतना खांसी होना कि वो चीज को कंट्रोल करना भी कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल हो जाना। तो रेगुलर बेसिस पे जिन लोगों को कफ है या फिर खांसी होती है बहुत ज्यादा, तो ये एक रीजन हो सकता है कि आप अस्थमा के या फिर ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं। उसके अलावा दोस्तों डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब जब भी आप सांस ले रहे हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होना, ये एक सबसे बड़ा आप कह लीजिए इसका सिम्टम है, इसका लक्षण है कि जब आपको पर्सनली फील हो रहा है या आप अपने आसपास ऐसा कोई व्यक्ति देख रहे हैं जिसको सांस लेने में दिक्कत है, तो अनडाउटेडली वो जो व्यक्ति है वो दमा का या फिर अस्थमा ब्रोंकाइटिस का पेशेंट जो है वो हो सकता है। देन टाइटनेस इन चेस्ट मीन्स आपकी छाती में एक अकड़ाव रहना, एक भारीपन रहना, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। जब भी आप आपकी चेस्ट को, आप अपनी छाती में डिस्कम्फर्ट फील करो, मीन्स आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, भारीपन सा लगता है, अकड़ाव रहता है आपकी चेस्ट में, तो ये भी एक बहुत बड़ा उसका सिम्टम है। देन लास्ट सिम्टम जो दोस्तों है इसका एंजाइटी। एंजाइटी मतलब घबराहट होना, मीन्स आपको कुछ कुछ टाइम के बाद आप कुछ भी करते हो ना, इवन कुछ खा रहे हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको एक एंजाइटी, आपको घबराहट होना, मीन्स इतनी ज्यादा बेचैनी कि आप कुछ भी करने में ऐसा लगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत ज्यादा अनइजीनेस फील हो रहा है या घबराहट हो रही है, सो दैट इज द टर्म एंजाइटी। सो ये सारे दोस्तों जो सिम्टम हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है, कफ है, सांस लेने में परेशानी होना, आपकी छाती में, आपकी चेस्ट में अकड़ाव, या फिर एंजाइटी यानी कि घबराहट, मीन्स ये सारे लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं किसी व्यक्ति में या फिर खुद में, तो मेक श्योर इस चीज को सीरियसली लिया जाए और अपनी इस चीज की जांच कराई जाए और इमीडिएटली इस चीज का ट्रीटमेंट किया जाए। दोस्तों अगेन ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसको इनिशियल स्टेजेस पे हम अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, एल्स ये आगे चल के बहुत ज्यादा जो वर्स्ट कंडीशन में है व्यक्ति पहुंच जाते हैं, जहां पे मोस्टली लोगों को जो बचाना है वो भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। सो इनिशियली आप इस चीज का ध्यान रखें, और जो लोग इसको मतलब जिनमें इस तरह का कोई भी लक्षण नहीं है, वो आज के टाइम पे जरूर अपने आप को हर तरह की डस्ट से बचाए, हर तरह के पॉल्यूटेंट से बचाए, ताकि कल को आप भी इस फेज में ना पहुंचे। सो अब बात करते हैं इसकी मतलब ट्रीटमेंट की। बेसिकली अगर हमें किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जैसे कि एस्थमा हम बात कर रहे हैं, दमा की या फिर ब्रोंकाइटिस का, तो हम एल्टॉस के माध्यम से हमारी ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रेस्पिरेटरी इलनेस की मतलब पेशेंट है, मीन्स अगर आपको श्वसन संबंधित से समस्या से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आपको दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप्स करके हल्दी केसर जो ड्रॉप्स आती हैं जिसमें कि कुरक्यूमिन है, केसर है, हल्दी है, इन तीनों का जो मिश्रण है वो आपने सेवन जरूर करना है दिन में 3 बार 2 से 3 बूंद करके। और इसका सेवन अगर आप हल्के गर्म पानी में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। देन दोस्तों इसके अलावा आपने तुलसी पाउडर का सेवन करना है 5 बूंद दिन में 2 बार। और सप्लीमेंट्स में अगर हम कैप्सूल्स की बात करें तो आपने गार्लिक प्लस कैप्सूल सुबह शाम 2 बार लेना है खाना खाने के बाद में। और ऐसे ही आपने न्यूट्रोब्लास्ट कैप्सूल लेना है सुबह शाम खाना खाने के बाद में। तो दोस्तों ये एल्टॉस के वो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बचाने में मदद कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी तरह की श्वसन से संबंधित समस्याएं हैं तो आप हल्दी ड्रॉप्स विद केसर का इस्तेमाल करें, तुलसी पावर का सेवन करें, गार्लिक प्लस का सुबह शाम सेवन करें, और साथ ही साथ ऐसे ही न्यूट्रोप्लास्ट को भी सुबह शाम खाना खाने के बाद आप इसका सेवन जो है वो जरूर करें। सो दोस्तों ये था हमारा रेस्पिरेटरी हेल्थ के ऊपर, जिसमें हमने ये डिस्कस किया बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, उसका जो प्रोसेस है क्या है, और अगर मतलब किसी भी व्यक्ति को रेस्पिरेटरी संबंधित समस्या होती है, जिसमें हम मेजरली हमने 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, एस्थमा की और ब्रोंकाइटिस की, तो हमने एल्टॉस के माध्यम से अपनी ये जो समस्या है उसको कैसे ठीक करना है। सो दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका हेयर फॉल।
दोस्तों जैसे कि आज की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग ये चीज से परेशान हैं कि उनके जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा मतलब झड़ रहे हैं, कि जरूरत से ज्यादा उनका जो हेयर फॉल है वो हो रहा है, वो कंट्रोल में भी नहीं आ रहा, और उनको एक्चुअल में ये रीजन भी नहीं पता है कि हेयर फॉल होता क्या है और ये क्यों होता है। सो आज हम जिस डिटेल में इस चीज को डिस्कस करेंगे, बेसिकली हेयर लॉस है क्या। तो दोस्तों हेयर लॉस जो है वो आपकी जड़ों मतलब आपकी जो सिर की जड़ें हैं उनसे बालों के झड़ने को हम हेयर लॉस कहते हैं। दोस्तों अगर हम ऑन एन एवरेज डे की बात करें यानी प्रतिदिन की बात करें, तो प्रतिदिन हमारे जो बाल हैं अप्रोक्सीमेटली 150 स्ट्रैंड जो है वो गिरते हैं। अगर आपके मतलब मोर देन 150 स्ट्रैंड बाल झड़ रहे हैं तो आपकी इस जो मतलब पूरी कंडीशन है उसको हम बोलते हैं एक्सेसिव हेयर लॉस। सो ये बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं पर्सनली कि आपके बालों का जो वॉल्यूम है, मींस आपके बाल कैसे दिखते हैं, घने हैं या बहुत ज्यादा पतले हैं, अगर आप चाहते हो कि रेगुलर बेसिस पे आपके जो बाल हैं वो घने रहें, बहुत अच्छी ग्रोथ हो उनकी, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो बालों की जड़ें हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आप अपनी जो स्कैल्प है, बेसिकली आपकी खोपड़ी जिसको बोलते हैं, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखें, उसे प्रॉपर नरिशमेंट दें ताकि आपकी जो जड़ें हैं वो अंदर से मजबूत हों। दोस्तों जब हमारी जड़ें कमजोर होती हैं बालों की, तभी हमारे जो बाल है वो झड़ते हैं। और अगर हमारे बालों की जड़ें मजबूत हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो हेयर लॉस है वो कम होगा। अब बात करते हैं रीजंस की, यानी कि क्या वजह है जिनकी वजह से एक्सेसिव हेयर लॉस होता है। मींस ऐसे कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आपके जो बाल हैं वो झड़ते हैं। उसमें सबसे पहला है दोस्तों पुअर ब्लड सर्कुलेशन। अब बहुत से लोगों के मन में ये बात आई होगी कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन हमारे बालों में कैसे। दोस्तों आपके जब बाल उगते हैं तो ये चीज हम सब जानते हैं कि आपके स्कैल्प यानी कि आपकी खोपड़ी से उगते हैं। तो जैसे कि हमारी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन जरूरी है हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए, हमारे अंगों को हेल्दी रखने के लिए, वैसे ही हमारे बालों की जड़ें, बालों की जो जड़ है, हमारा स्कैल्प है, उस बहुत जरूरी है हमारे स्कैल्प के लिए कि उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो, उसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हों। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के टाइम पे ना तो हम हेड मसाज लेते हैं, जो कि हमारी मेन रीजन है ब्लड सर्कुलेशन के खराब होने का। दोस्तों जब अगर आपके बालों को किसी भी तरह की मसाज नहीं मिल रही, किसी भी तरह की हलचल नहीं हो रही है, तो आपकी जो बालों की जड़ें हैं, आपका पूरा स्कल है, आपका स्कैल्प है, उसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता। बट जब आप मसाज करते हो आपकी जो मतलब सिर की नसें हैं बेसिकली, वो मतलब एक्टिव होती है, वो किसी न किसी तरह से काम करना स्टार्ट करती हैं। तो जब आपकी नसें एक्टिव है, प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा रहता है। सो रेगुलर बेसिस पे आप अपने बालों को मसाज दें ताकि आपका ये जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके स्कैल्प पे वो भी अच्छी तरीके से हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक ऑफ न्यूट्रिशन का। दोस्तों लैक ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है, हम हमेशा जब हेल्थ की बात करते हैं हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हम उसके लिए बहुत से अच्छे मल्टी वाइटामिन लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं या अदर प्रोटीन के सोर्सेज लेते हैं जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। ऐसे ही जब हम अपने बालों की बात कर रहे हैं तो हमारे बालों की जो जड़ें हैं उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, और उनका जो मेजर न्यूट्रिशन है वो है आपका हेयर ऑयल। आपका ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट जो आपके बालों को पोषण प्रदान करे, और आपके बालों को सबसे अच्छा जो पोषण मिलता है वो हेयर ऑयल से मिलता है। प्रॉपरली अच्छी तरह से आप शैम्पू करते हो तब मिलता है। जब आपके बालों में गंदगी नहीं होती, आपके बाल साफ होते हैं, तो उनका ये भी एक न्यूट्रिशन का सोर्स है। सो प्रॉपर न्यूट्रिशन जिस तरह से हमारी बॉडी को इंटरनली चाहिए, वैसे ही इक्वली एक्सटर्नली भी चाहिए। मीन्स अगर हम इंटरनली अपने बालों के लिए आंवला प्योर कैप्सूल ले रहे हैं या ओडिया आंवला जूस ले रहे हैं,
वैसे ही एक्सटर्नली हमारे बालों को हेयर ऑयल की जरूरत है, अच्छे शैम्पू की जरूरत है, उनको साफ रखने की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देन नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेक्शन का। दोस्तों जब हमने देखा होगा कईयों के बालों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, या जब उनकी किसी तरह की बालों में छोटी छोटी इन्फेक्शन होने की वजह से उनके बालों की ग्रोथ है वो रुक जाती है, और वो जो इन्फेक्शन है धीरे धीरे करके आपके स्कैल्प में बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे आपके बाल जो है वो टूटते जाएंगे, आपके बाल उस जगह से खत्म होते जाएंगे, और आपकी जो ग्रोथ है, आप नए बाल हैं वो भी नहीं उग पाएंगे। देन बात करते हैं पोल्यूशन का। दोस्तों पोल्यूशन आज के टाइम पे बाहर जाते हैं, जरूरत से ज्यादा पोल्यूशन है, और आपके बालों को हेल्दी रखना, उनको साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी आप घर से स्टेप आउट कर रहे हो या आप घर से बाहर जा रहे हो तो आपके बालों में बहुत ज्यादा डस्ट ऑलरेडी एकमुलेट हो गई है, जम गई है। बट हम लोग क्या करते हैं अपने बालों को, मतलब जब हमें लगता है कि अब हमारे बालों को धोने की जरूरत है, हम लोग उस चीज को स्किप कर देते हैं। जनरली हर एक दिन छोड़ के हमें अपने बालों को अच्छे से वॉश करना चाहिए विद शैम्पू, ताकि किसी भी तरह के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, किसी भी तरह की जो डर्ट है, डस्ट है, हमारे बालों में, हमारे स्कैल्प के ऊपर ना जमी रहे। देन हाइपरथायरॉयडिज्म। दोस्तों जिन लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है, थायराइड के मरीज हैं, उनमें भी जो बालों का झड़ना है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। मीन्स जो लोग हाइपरथायरॉयडिज्म का शिकार हैं उनके बाल भी जो है वो जरूरत से ज्यादा झड़ते हैं। देन तनाव, स्ट्रेस, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपका हेयर लॉस होने का। लैक ऑफ स्लीप यानी कि पूरा मतलब आपकी जो नींद का स्लीप साइकिल है बेसिकली उसको कंप्लीट ना करना। ऑन एन एवरेज हर एक व्यक्ति को 7 से 8 घंटे तक सोने के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि दोस्तों मतलब इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि अगर हम पूरी नींद नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मतलब ब्रेन है उसको आराम नहीं मिलता, हमें किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस रहता है, हम दिन भर थके रहते हैं, मेंटली टायर्ड हो जाते हैं। प्रतिदिन कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना बहुत जरूरी है। इससे भी आपके हेयर फॉल के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। देन ड्राई स्कैल्प, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है आपके बालों के झड़ने का वो है ड्राई स्कैल्प, यानी कि आपकी रूखी स्कैल्प, रूखी खोपड़ी। दोस्तों आपने खुद भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि अगर मतलब हम अपने बालों को रूखा रखते हैं तो आपके बालों में से, आपकी खोपड़ी में से वाइट वाइट तरह का एक तरह से डैंड्रफ जिसको बोलते हैं वो निकलने लगता है। जितने ज्यादा बाल रूखे होंगे उतना ज्यादा डैंड्रफ जो है वो आपके बालों में बनेगा, आपकी जो इची फ्लेकी स्कैल्प है वो दिखने लगती है, वाइट वाइट तरह की पपड़ी सी छोटी छोटी करके डैंड्रफ टाइप वो आपके बालों से आने लगती है। सो इसी वजह से आती है क्योंकि हमारे बालों को हम तेल नहीं लगाते हैं अच्छे से, उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल भी रूखे रूखे उगते हैं, बहुत ज्यादा रफ, बहुत ज्यादा फ्रीजी, बहुत ज्यादा टेम बाल जो है वो आपके दिखाई देते हैं, और उतनी ही ज्यादा हेयर फॉल होती है जितना आपका ड्राई स्कैल्प है, आपके यानी कि रूखे बाल जो है वो होते हैं। ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से जो हेयर फॉल है वो होता है। अब बात आती है कि इन सब का इतना मतलब वजहें जो है हमारे हेयर फॉल की, इनका सोल्यूशन क्या है। ये हम सब लोग जान गए कि हेयर फॉल होता है, किस किस वजह से होता है ये भी हमें पता लग गया है, बट अब बात आती है इसके सोल्यूशन की। मीन्स इस चीज का हल क्या है। तो दोस्तों एल्टॉस आपको बहुत अच्छा एक हेल्थ, आपके हेयर के केयर के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट देती है। इसका जो मेजरली हेयर फॉल का सोल्यूशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा 9-in-1 हेयर ग्रो ऑयल। दोस्तों इसमें 9 तरह की जो जड़ी बूटियां हैं उनका मिश्रण है, और उन सबको मिला के ये जो 9-in-1 हेयर ग्रो ऑयल है इसको तैयार किया गया है। दोस्तों अगर हम हफ्ते में इसको 4 बार लगाते हैं या फिर मिनिमम 3 बार भी इसको लगाते हैं तो ये हमारे नए बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ ये हमारे बालों को झड़ने से रोकता है। दोस्तों मेजरली क्या है, ये आपके बालों को रीजनरेट करने में हेल्प करता है। मींस जो आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ गए हैं, डेड होने लग जाते हैं, तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे
हफ्ते में 3 से 4 बार 9-in-1 हेयर ग्रो ऑयल लगाते हैं तो ये आपके बालों में नई जान डालने का काम करता है। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स का। तो दोस्तों इसमें तिल है जो कि समय से पहले जो हमारे बाल सफेद होने लग जाते हैं उसको रोकने का काम करते हैं। भृंगराज जो है वो हमारे बालों की वृद्धि में मदद करता है और साथ ही साथ हमारे बालों की जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। मजीठ जो है दोस्तों हमारी जो बालों की जड़ें हैं उनको मतलब मॉइस्चराइज करता है। हमारा जो स्कैल्प है, हमारी खोपड़ी है, उसको ये नरिशमेंट प्रदान करता है। आंवला की बात करें तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो आंवला है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है और इसमें बहुत सी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारे प्रतिदिन के बालों के झड़ने को रोकने में मदद करती हैं। देन जैतून की बात करें दोस्तों तो ये हमारे बालों का, हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करता है। जितनी भी हमारे बालों में बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाती हैं उनसे ये मतलब बचाने में मदद करता है और ये हमारे बालों की जो कुदरती शाइन है, चमक है, उसको बनाए रखने में मदद करता है। नारियल की बात करें दोस्तों तो इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। बादाम दोस्तों आपके जो डैमेज्ड बाल हैं, आपके रूखे बाल हैं, उनको रिपेयर करने का काम करता है, आपके बालों के झड़ने को कम करने का काम करता है और उन्हें मजबूती प्रदान करने में ये मदद करता है। बात करते हैं मूंगफली की। दोस्तों ये आपके बालों से जो प्रोटीन है उसके लॉस को, उसकी मतलब जैसे जैसे वो वेस्ट होता है धीरे धीरे प्रोटीन जो है आपके बालों से खत्म होता है तो इसमें जो प्रेजेंट मूंगफली है वो आपकी जो प्रोटीन का लॉस है उसको कम करने में मदद करती है। साथ ही साथ जो आपकी रूखी स्कैल्प है जिस जैसे कि मैंने बताया कि व्हाइट व्हाइट पपड़ी जो है जम जाती है, डैंड्रफ हो जाता है, तो उनसे ये बचाने में मदद करता है। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट की इसके बाद हम बात करेंगे वो है हेयर विटलाइजर। दोस्तों हेयर विटलाइजर बेसिकली क्या है, हमारे बालों की जो स्ट्रैंड्स हैं, हमारे बाल हैं, उनकी जड़ें हैं, उनको मजबूती प्रदान करते हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, जिससे क्या है कि हमारे बालों का झड़ना रोकता है और हमारे बालों को उगने में ये मदद करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो दोस्तों इसमें जटामांसी है, आंवला है और तुलसी है। तो इन तीनों के मिश्रण से मिला के ये जो हिजोडन का हेयर विटलाइजर है उसका निर्माण किया गया है। तो बात करते हैं इसकी यूसेज की, यानी कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। तो दोस्तों आपने इसको पर्याप्त मात्रा में लेके अच्छे से अपने बालों की जड़ों में लगाना है। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं, तेल लेते हैं, हम जरूर ऑयलिंग करते हैं बट हम अपने बालों के ऊपर ऊपर से ऑयलिंग करते हैं, हम कभी भी अपने जड़ों में अच्छे से तेल जो है वो नहीं लगाते हैं। आप अपने हाथों में रिक्वायर्ड मात्रा में जो ये हेयर विटलाइजर लें, उसको अच्छे से अपने बालों की जड़ों में लगाएं और इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करें और आप इसको पूरी रात अपने बालों में लगे रहने दें। और दोस्तों अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है या आप रात को लगाना भूल गए हैं तो आप लगा के इसको कम से कम 2 से ढाई घंटे छोड़ें और देन उसके बाद नॉर्मली शैम्पू से इसको वॉश करें। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं वो है हमारा प्रिवेंट हेयर फॉल शैम्पू। तो दोस्तों इसमें नीम एक्सट्रैक्ट और भृंगराज है जो कि हमारे बालों के झड़ने को रोकता है और नए बालों की वृद्धि में हमारी ये मदद करता है। दोस्तों इसमें जो नीम एक्सट्रैक्ट इसमें पाया गया है वो हमारे स्कैल्प को रूखेपन से बचाता है, डैंड्रफ से बचाता है, साथ ही साथ हमारे बालों को कुदरती चमक देने में ये मदद करता है। बात करते हैं भृंगराज की। तो ये नए बालों की वृद्धि करने में मदद करता है, नए बालों के उगने को बढ़ावा देता है और साथ ही साथ मतलब बालों को ये मजबूती प्रदान करता है। देन बात करते हैं यूजेज की। तो दोस्तों आपने अपने बालों को पहले अच्छे से गीला करना है और जितनी भी पर्याप्त मात्रा में आपको शैम्पू चाहिए आप उसको लेके अच्छे से अपने बालों में लगाएं और कम से कम 2 से 3 मिनट प्रॉपरली, अच्छे हल्के हाथों से नहीं, थोड़ा मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने बालों में मसाज करें, उसको नॉर्मल पानी से अपने बाल वॉश कर लें। बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो ये आपके मतलब बालों के साथ साथ आपकी स्कैल्प, आपकी खोपड़ी को भी मजबूती प्रदान करता है।
समय से पहले जो हमारे बाल सफेद होने लगते हैं तो ये उनको होने से रोकने में मदद करता है, बालों की वृद्धि में मदद करता है, बालों के झड़ने को रोकने में मदद करता है, जिन लोगों को डैंड्रफ यानी कि रूसी हो जाती है बालों में उसको कम करता है, आपकी स्कैल्प यानी कि आपकी खोपड़ी में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल है चाहे फंगल है, उससे ये आपके मतलब बालों को बचाने में मदद करता है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये आपके बालों की जो अच्छी लुक है, उनके जिस तरह से वो दिखाई देते हैं उसकी अपीयरेंस को बेहतर करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है दोस्तों वो है हमारा जॉर्डन हेयर कंडीशनर। ये आपके बालों को एक सॉफ्टनेस प्रदान करता है, एक शाइनी लुक प्रदान करता है, साथ ही साथ आपके बालों को ये मॉइस्चर प्रदान करता है। दोस्तों इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, चेरी है, आंवला है, तो इन सब की मिश्रण से ये जो हमारा हेयर कंडीशनर है ये बनाया गया है। इसका इस्तेमाल दोस्तों हमें हमेशा शैम्पू के बाद में करना है। मीन्स आप मतलब जब भी शैम्पू करेंगे उसके बाद आप अपने बालों में कंडीशनर लगाएं, उसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक लगा रहने दें, देन नॉर्मल पानी से इसको आप वॉश करें। तो दोस्तों ये हैं कुछ प्रोडक्ट जो कि आपने एक्सटर्नली यूज करने हैं। इसके साथ साथ आपने आंवला प्योर कैप्सूल या फिर ओरी आंवला जेल का जो है वो सेवन करना है। दोस्तों आंवला जो है वो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, उनकी शाइन के लिए, उनको मजबूती प्रदान करने में ये बहुत अच्छा काम करता है और ये आपके बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है। सो इनके साथ साथ आपने आंवला प्योर कैप्सूल या फिर ओरी आंवला जेल का सेवन जो है वो भी जरूर करना है। सो इस दोस्तों अगर आप ओरी आंवला जूस ले रहे हैं तो आपने 20 ml सुबह और 20 ml शाम को खाना खाने से पहले लेना है। और अगर आप आंवला प्योर कैप्सूल का सेवन कर रहे हैं तो आप एक कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद में भी आप इसका सेवन जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों पॉइंट यहाँ पे ये आता है जब हम बात करते हैं हेयर लॉस की या फिर हेयर ग्रोथ की, तो हम एक प्रोडक्ट के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि उसको इस्तेमाल करें, हमने एक ट्रीटमेंट की बात की है अभी। पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि एक कंप्लीट जो ट्रीटमेंट है वही क्यों इफेक्टिव है। दोस्तों जैसे कि हर एक चीज का अपना महत्व है, हर एक चीज की अपनी क्वालिटी है। पॉइंट इज अगर हम इन चारों प्रोडक्ट्स की बात करें जिसमें हमने हेयर फॉल शैम्पू की बात करी, विथलाइजर की बात करी, कंडीशनर की करी या फिर हेयर ऑयल की करी, हर एक प्रोडक्ट की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, एक अपनी महत्वता है। अगर हम 9-in-1 हेयर ग्रो ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे बालों को मजबूती देता है। शैम्पू जो है हमारे स्कैल्प को साफ करता है, उनसे जितने भी जर्म्स हैं, डर्ट है, उसको ये रिमूव करने में हेल्प करता है। हेयर कंडीशनर की बात करें तो ये आपके बालों को शाइन देता है, नरिशमेंट देता है। ऐसे ही हेयर विटलाइजर है वो आपके बालों के झड़ने को रोकता है और नए बालों की वृद्धि में मदद करता है। दोस्तों ये 4 प्रोडक्ट की अपनी अपनी एक महत्वता है, मीन्स हर एक का काम अलग है। अगर हम इस चीज को कॉम्बिनेशन में लेते हैं, इसको रेगुलर बेसिस पे इस तरह से यूज करते हैं, तो विद इन 15 डेज मतलब आप मतलब सॉरी 15 ट्रीटमेंट, मीन्स हफ्ते में अगर आप 2 या 3 बार इसका ट्रीटमेंट करते हो तो आपने ये ट्रीटमेंट 15 बार करना है। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो मिलने वाला है। बस आपने इसके साथ ओरी आंवला जेल या फिर आंवला प्योर कैप्सूल है इसका सेवन करना है। अगेन दोस्तों इसको लगाने का तरीका यही है, ऑल्टरनेटिव डेज आपने ऑप्ट करने हैं। अगर आप पहले दिन रात को हेयर ग्रो ऑयल लगा रहे हो, नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसको शैम्पू से वॉश करें, कंडीशनर करें और धोने के बाद आप उस पर हेयर वेटलाइजर लगाएं और साथ में आंवला प्योर कैप्सूल खाएं। थर्ड डे आपने स्किप करना है, फोर्थ डे रात को आपने हेयर विटलाइजर लगाना है। जैसे आपने फर्स्ट डे हेयर ऑयल लगाया था तो फोर्थ डे हम रात को विटलाइजर लगाएंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग वॉश करके कंडीशनर करके आंवला जेल या फिर आंवला प्योर कैप्सूल खा के हम उसके बाद में हेयर ग्रो ऑयल लगाएंगे। ऐसे ही ऑल्टरनेटिव डेज पे ये जो प्रोसेस है वो चलेगा। अगर दोस्तों आपका नॉर्मल हेयर फॉल है तो आप इसको हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करें और जिन लोगों का सीवियर हेयर फॉल यानी कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल है वो इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल हफ्ते में 4 बार करें।
दोस्तों ये था मीन्स हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया हमारी मतलब रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में, और इसके साथ साथ हमने जो डिस्कस किया हमारे हेयर लॉस के बारे में, कि मीन्स क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें श्वसन से संबंधित समस्याएं होती हैं, क्या क्या उसके लक्षण हैं, एल्टॉस के कौन से प्रोडक्ट से हम उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही हमने हेयर फॉल डिस्कस किया कि हेयर फॉल होता क्या है, क्यों होता है, उसके क्या क्या रीजंस हैं, देन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज करके अपना जो हेयर फॉल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और नए बालों की जो वृद्धि है वो कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं, अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप किसी भी समय कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-137-5210 पे कॉल कर सकते हैं। आप मुझसे बात करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। और अगेन दोस्तों, आप हमारी कंपनी की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है एल्टॉस अकेडमी है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे फेसबुक पेज को एल्टॉस इंटरप्राइजेज लिमिटेड के नाम से जो है उसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर एक अपडेट के साथ आप मतलब रहें, कि जो भी कंपनी नई अपडेट्स नई इंफॉर्मेशन ला रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऐसे ही आप लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एल्टॉस। थैंक यू।